हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएससी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो ज़्यादातर आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान, संविधान के स्रोत। यहाँ पर देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 45 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। बस एक ही वीडियो में काफ़ी है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, आरआरबी, एसएससी, बैंक और एनटीपीसी, आरआरबी, जीडी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, ईटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं अपनी इस क्लास को की ओर। और पहले के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पहले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। जीएससी के इस चैनल पर जाइए, स्टडी वर्ल्ड 77, और यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर 1 बाय 1 करके एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण भारत का संविधान है, जो 1000 क्वेश्चंस की एमसीक्यूज चल रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी सार संग्रह, यहाँ पर देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारे राजनीति राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी, यहाँ पर डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। डीपीएसपी जो कि भाग भारतीय संविधान के चार भाग चार भारतीय संविधान के भाग चार चार के 51, यहाँ पर देख रहे हैं 36 अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक, अनुच्छेद आर्टिकल जो है हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान दिया गया है। डीपीएसपी जिसको कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि किस किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के, या फिर दक्षिण अफ्रीका के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के, या फिर आयरलैंड के। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, आयरलैंड के संविधान से। हमारे भारतीय संविधान, जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी समय यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में यहाँ पर डीपीएसपी, जिसको राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये कहाँ से लिए गए थे, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। विश्व का सबसे पहला और सबसे पुराना संघ कौन सा है। संघ का मतलब होता है देश, संघ का मतलब होता है देश, कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है हमारा कनाडा, जापान, यूएसए, या फिर भारत। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूएसए, यहाँ पर देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है, ये है यूएसए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका है यूएसए इस यूनियन। यहाँ पर देख रहे हैं यूएसए जो है इसको यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूएसए आपका करेक्ट है, ये विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान में जो यहाँ पर पार्लियामेंट है, संसद है, यहाँ पर कौन कौन तय करता है किसका लाभ का पद। लाभ का पद कौन तय करता है, ये क्या है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति तय करता है, या फिर संसद तय करती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर राज्यपाल। तो यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रपति जो होता है, तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है। और संसद जो होती है, तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा,
के 3 सदन होते हैं। संसद देखते हैं संसद, ये हमारे देश की संसद है, इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। संसद के 3 भाग हैं, जिसमें कि पहला है राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, तो राज्यपाल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जो है एक स्टेट का होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति होता है एक देश के लिए, वैसे ही एक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्त की जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं संसद, यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो यहाँ पर संसद तय करती है, संसद तय करती है। और संसद के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों लोगों के अंतर्गत ही यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, कौन सा पद लाभ का पद होगा या नहीं होगा। इसका निर्णय कौन करती है? तो ये संसद करती है, पार्लियामेंट। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान का कौन सा भाग, यहाँ पर देखिए संविधान में कितने टोटल भाग हैं। तो यहाँ पर संविधान में कितने भाग हैं? तो यहाँ पर टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। यहाँ पर संविधान में टोटल 22 भाग हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, अर्थात संसद का गठन करता है, और इसकी संसद की संरचना, अवधि और यहाँ पर अधिकारियों के विषय में, प्रक्रियाओं के बारे में, विशेषाधिकारों के बारे में और शक्तियों के से संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है? यहाँ पर देख रहे हैं भाग चौथा या भाग भागवीं। ये देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर इस पे भाग 5 हो सकता है। यहाँ पर भाग 5वां या फिर भाग 6वां या फिर भाग यहाँ पर 7वां। तो यहाँ पर कौन सा भाग होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं भाग कौन सा सही होगा। तो भाग चौथा या फिर 5वां या फिर 6वां या फिर 7वां। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही होगा भाग 5वां। यहाँ पर ये देख रहे हैं भाग 5वां, ये आपका भाग 5वां है, जो कि आपका करेक्ट होगा। तो संविधान का कौन सा भाग? तो संसद के बारे में, संसद की संरचना, संसद का संगठन और अवधि, अधिकारियों के बारे में, जैसे केंद्र का संपूर्ण विवरण जो है भाग 5 में मिलता है। भाग 5 में मिलता है। केंद्र का सारा प्रावधान आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ये जितने भी अधिकारी होते हैं, इनका संपूर्ण विवरण जो है तो भाग 5 में मिलेगा। और बाकी राज्य का की विधानसभा या फिर राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री ईटीसी, इन लोगों का जो प्रावधान है तो भाग 6 में है। किस में है? भाग 6 में है। ये स्टेट लेवल का है और ये केंद्र लेवल का है। तो यहाँ पर बात संसद की पूछी गई है, तो भाग 5 जो है आपका करेक्ट होगा। तो भाग 5 में ही इन सभी की शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं या फिर प्रधानमंत्री करते हैं या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या फिर यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा। यहाँ पर देखिए लोकसभा की जगह पर हम राज्यसभा कर सकते हैं। यहाँ पर राज्यसभा 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 अध्यक्ष। तो यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर प्राक्कलन समिति, ये समिति है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं। किसकी? प्राक्कलन समिति की। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जनहित याचिका की अवधारणा
किस देश में उत्पन्न हुए। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है, तो यहाँ पर कहाँ से ली गई है, यूके से। यूके है आपका, यूके अर्थात यहाँ पर ब्रिटेन, यूके कहा जाता है ब्रिटेन को। और यहाँ पर देख रहे हैं भारत से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूएसए से। यहाँ पर देख रहे हैं यूएसए, यूएसए मतलब वही यूएसए, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा सही होगा आपका, तो यहाँ पर जनहित याचिका की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यूएसए अर्थात अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से, अमेरिका, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, अमेरिका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जनहित याचिका जो है यूएसए के संविधान से लिया गया अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वही आपका आ गया है जनहित याचिका अर्थात अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है राज्यपाल के रूप में राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं। तो राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं, अर्थात यहाँ पर बात कही जा रही है यदि राज्यपाल की नियुक्ति की करना है एक राज्य के लिए तो वहाँ पर राज्यपाल की कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए और या फिर उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए या फिर उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए या फिर उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी शर्तें जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर जो योग्यता है यहाँ पर 45 वर्ष नहीं बल्कि अगर आप 25 वर्ष के हैं तो 25 वर्ष तो उम्र रखी गई है आपकी 25 वर्ष रखी गई है प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर। और बाकी देख पा रहे हैं कि उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, तो विधायक के रूप में सेवा इसमें कोई वो नहीं है और उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए, तो ये भी प्रावधान नहीं है कि पढ़ा लिखा ही हो तभी वह बन सकता है राज्यपाल। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी विदेशी व्यक्ति को मतलब किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता, वह सिर्फ भारतीय होना चाहिए, वह सिर्फ भारत का होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राज्य का चुनाव होता है तो राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं, उसके पास कौन कौन से पावर होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है या फिर वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है या फिर वह राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है तो राज्य का जो चुनाव आयुक्त होता है तो वह कितने वर्षों के लिए होगा, तो वह तय करता है। कौन तय करता है, तो वह राज्यपाल ही तय करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है। कौन कार्यकाल तय करता है, ये राज्यपाल तय करता है। कौन कार्य तय करता है, राज्यपाल। यहाँ पर राज्यपाल तय करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो होता है एक राज्य का मुख्यमंत्री जो संपूर्ण कार्यभार वह सारा जो उत्तरदायित्व होता है तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। बाकी राज्य की जो कमान संभालता है तो बाकी का सारा सिस्टम किसके हाथ में होता है, तो राज्यपाल के हाथ में होता है। यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर संसद या फिर राज्य विधानमंडल। तो यहाँ पर देख रहे हैं राज्य का विधानमंडल जो होता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। राज्य का जो विधानमंडल होता है वह मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते को तय करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? देख रहे हैं कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कौन सा आता है? संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षण, या फिर राज्य के बीच आपसी विवाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर राज्य और यहाँ पर केंद्र के बारे में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे ऊंचा न्यायालय, ये केंद्र से संबंधित होता है, और जो उच्च न्यायालय होता है वो आपका एक स्टेट अर्थात राज्य से संबंधित होता है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है, किसके मध्य होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षण। सी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दोनों के तहत ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं, इधर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ये ABCD में आपको आंसर देना है। आप एल यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और यूपीपीसीएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका यूपीएससी का ही है। चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण कारण थे, अर्थात क्या? ग्राम है अर्थात गांव है, तो न्यायालयों की स्थापना के कारण क्या थे? तो यहाँ पर क्या कारण थे? यहाँ पर देख सकते हैं, गरीबों गरीबों और वंचितों की न्याय न्याय तक पहुँच, या फिर और भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव। और भी देखते हैं यहाँ पर, गरीबों को न्याय न्याय उनके द्वार पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तीनों शर्तें हैं आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्राम न्यायालयों की स्थापना के जो कारण थे, तो कारण थे कि हाँ, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच, अर्थात जो गरीब हैं, वंचित हैं, यानी कि जिनके पास धन नहीं है, तो उनको भी न्याय मिल सके, इसके लिए ये न्यायालय की स्थापना की गई कि न्यायालय के समक्ष चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए न्यायालय समान रूप से जो समानता का अधिकार है उस आधार पर उसको दिया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुँच की उनकी न्याय तक पहुँच होनी चाहिए। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 144वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव भी दिया है। और यहाँ पर देख रहे हैं, गरीबों को न्याय उनके द्वार तक पहुँच सके, अर्थात जो गरीब लोग हैं, तो ये जो न्यायालय है अर्थात न्याय व्यवस्था है, तो उन लोगों के घर तक भी पहुँच सके, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव या किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति अपना कोर्ट में जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 2 और 3 तीनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके किसके द्वारा निर्देशित होता है? जो ग्राम न्यायालय है अर्थात गांव-गांव में के जो न्यायालय हैं, तो किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? ऑप्शन है आपका भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, या फिर प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांत, या फिर भारतीय दंड संहिता, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1888। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। ग्राम न्यायालय जो होते हैं तो किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर ही यहाँ पर निर्देशित किए जाते हैं।
बी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, पेशा पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम या फिर विस्तार अधिनियम, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये देखते हैं 1996 के तहत या 1997 के तहत या फिर 1998 के तहत या फिर 1999 के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा 1996 के तहत। पेशा अधिनियम और विस्तार अधिनियम जो है ये 1996 के तहत अधिनियमित किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, ये आपका वही वाला प्रश्न आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 1996 होगा, पेशा अधिनियम और विस्तार अधिनियम 1996। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रश्न है, अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो अधिसूचित अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर या फिर राज्य शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर या फिर दोनों, इनमें से दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के द्वारा, अर्थात सी इज द करेक्ट ऑप्शन सही होगा। इन दोनों के द्वारा अर्थात औद्योगिकरण के क्षेत्र में तेजी से विकासशील शहर, अर्थात औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकासशील होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर भी होना चाहिए। क्या अधिसूचित क्षेत्र समिति। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देख रहे हैं स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1947 में या फिर 1954 में या 1950 में या फिर 1945 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान जो है 1950 में लागू किया गया था। लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात 4 वर्षों पश्चात यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन सही होगा 1954 में। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो यहाँ कहाँ पर पड़ता है? तो अगर भारत का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर देख रहे हैं भारत का तटीय क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में आता है। ये आपका बंगाल की खाड़ी पड़ेगी और यहाँ पर इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये भारतीय देख रहे हैं ये श्रीलंका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो किस किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? कलकत्ता या फिर उड़ीसा या फिर मद्रास या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ेगा कलकत्ता, कलकत्ता और यहाँ उड़ीसा उड़ीसा और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार से हैं। तो ये कलकत्ता के क्षेत्र में आता है, किसके? कलकत्ता के। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन सही होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो उच्च न्यायालय अर्थात कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन अर्थात अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर लेख जो है, लेख अर्थात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद यहाँ पर 233 से लेकर 237 तक, या फिर लेख 211 से लेकर 222 तक, या फिर 200 से लेकर 210 तक, या फिर 181 से लेकर 200 तक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन से अनुच्छेद में, यहाँ पर 233 से लेकर 237 तक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद यहाँ पर लेख जो लिखा है, आर्टिकल अर्थात 233 से लेकर 237 के बीच, 233 से लेकर 237 के बीच इसका प्रावधान रखा गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देखिए, हमारे प्रश्नों की संख्या यहाँ पर समाप्त है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी जो हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बस एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपीएससी और स्टैट पीसीएस, हर एक स्टैट पीसीएस के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आरआरबी यहाँ पर देख रहे हैं, आरआरबी ये बैंक से संबंधित, और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर जीडी, यानी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर एसएससी हो या बैंक हो, इस सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो बस यहीं तक हमारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं क्लास आपको कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।